तो अब देखना, बैंक ऑडिट अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोथ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर सीए फर्म्स ना बैंक ऑडिट्स के पीछे भागती हैं। ज्यादातर सीए फर्म्स बैंक ऑडिट के पीछे भागती हैं कि यार अपने को ना बैंक ऑडिट मिल जाए, क्योंकि बैंक ऑडिट इज वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कि बैंक ऑडिट से रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाता है, शॉर्ट टाइम में जनरेट हो जाता है। तो दैट इज वाई जनरली जो सीए फर्म्स वगैरह होती हैं वो बैंक ऑडिट्स के पीछे भागती हैं कि यार अपने को बैंक ऑडिट्स मिल जाए। बैंक ऑडिट्स के अंदर भी अलग अलग ऑडिट्स होते हैं। जैसे एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो मेन अपन जो बात करने वाले हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के एंगल से बात करने वाले हैं। एक इनका होता है इंटरनल ऑडिट, और एक इनका यहाँ कॉन्करेंट ऑडिट होता है। एक बैंक्स के यहाँ कॉन्करेंट ऑडिट भी होता है। और कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है उसमें क्या होता है कि कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर जो सीए फर्म का आदमी, जो सीए फर्म का जो भी स्टाफ होगा वो बैंक के वहां जाके बैठा रहेगा। कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जो सीए के फर्म का स्टाफ होता है वो बैंक में जाके बैठा रहेगा, किसी ब्रांच में जाके बैठा रहेगा, और वहां बैठ के जो चीज जब हो रही है तब चेक करेगा। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब चेकिंग कॉन्करेंटली। नॉर्मली ऑडिट में क्या होता है, कोई चीज होती है अब, बट आप चेक करते हो बाद में। बट कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है पता है, जो चीज जब हो रही है एज इट इज उसको चेक किया जा रहा है, जो चीज जब हो रही है एज इट इज उसको चेक किया जा रहा है, सेम फ्लो में चेक किया जा रहा है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, कि जो चीज जब हो रही है तभी उसको कॉन्करेंटली चेक किया जा रहा है, साथ साथ चेक किया जा रहा है। तो वहां पे अगेन वो भी एक सोर्स होता है ऑडिट का, दैट इज कॉन्करेंट ऑडिट। अगर हम लोग स्टैट ऑडिट की बात करें तो अगेन स्टैट ऑडिट करने के लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ऑथराइज्ड हैं, अलाउड हैं। ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अलाउड टू कंडक्ट द बैंक ऑडिट। तो अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही क्वालिफाइड है बस बैंक ऑडिट करने के लिए। कॉन्करेंट ऑडिट की बात करें तो कॉन्करेंट ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट्स के लिए वहां पे है कि यस इवन द कॉस्ट ऑडिटर्स कैन डू। बट अगर स्टैट ऑडिट्स की बात करें तो स्टैट ऑडिट्स कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपको बैंक ऑडिट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सीए बनने के बाद खाली सीए सफिशिएंट नहीं होता। सीए बनने के बाद दो कोर्सेज होते हैं, एक होता है सीसा और एक होता है डीसा। एक होता है सीसा, एक होता है डीसा, ठीक है, दो कोर्सेज होते हैं वहां पे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और एक डीसा होता है। तो जो पार्टिकुलरली आईसीआई भी कोर्सेज कराता है, बाहर के एजेंसीज भी कोर्सेज कराते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाले कोर्सेज भी करने चाहिए। दिस बेसिकली आर इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड कोर्सेज। तो पार्टिकुलरली आपको डीसा या सीसा सर्टिफिकेशन भी लेना चाहिए। अगर आप डीसा या सीसा सर्टिफिकेशन ले लेते हो, अगर आप डीसा या सीसा सर्टिफिकेशन ले लेते हो तब जाके आपको बैंक ऑडिट्स में प्रायोरिटी दी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द सीए फर्म्स लुक फॉर पार्टनर्स कि सीए किसने पास किया हुआ है, डीसा किसने पास किया हुआ है, सीसा किसने पास किया हुआ है, डीसा किसने पास किया हुआ है। तो ज्यादातर सीए फर्म्स ना वैसे पार्टनर्स ढूंढती है कि यार सीसा किसने पास किया, डीसा किसने पार्ट किया। अब सोच के देखो, काफी सारे सीए फर्म्स कौन सी हैं यार, आज भी वो ट्रेडिशनल पुराने जमाने के, वो 40-50 साल एज हो गया है, 55 साल एज हो गया है, वैसे सीए बैठे हुए हैं। तो यार मन नहीं करता अभी कौन एग्जाम दे, अभी कौन पास हो। तो पार्टिकुलरली दे लुक आउट फॉर फेसेस कि ठीक है यार सीसा किसने पास किया हुआ है, डीसा किसने पास किया हुआ है। दे ट्राई टू ब्रिंग देम एज पार्टनर्स कि जिसने सीसा पास किया हुआ है, डीसा पास किया हुआ है, कि फर्म के अंदर जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे और जितना ज्यादा वो सीसा डीसा पास किए हुए पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा अपने को बैंक ऑडिट के लिए, ठीक है। और बैंक ऑडिट जो है अगेन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहले तो बैंक जो होती है ना वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल सेक्टर होती है। बैंक से एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करके चलती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करके चलती है, क्योंकि अगर बैंक कोलैप्स हुआ ना तो इकोनॉमी साथ में कोलैप्स होगा, ठीक है ना। अगर बैंक कोलैप्स हुआ तो एंटिटी भी साथ में कोलैप्स होगा। सो दैट इज वाई बैंक को क्या करती है, हमेशा प्रोटेक्शन दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए वहां पे हमारे ऑडिट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन ऑडिट कैसे कर रहे हैं। बट मैं बताऊं तुम्हें, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, तो आज की तारीख में द आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑडिट्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज की तारीख में हम लोग जो बैंक ऑडिट कर रहे हैं ना, तो जो आरबीआई है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। तो बीच में इनफैक्ट एक बात भी उठा था कि वाई शुड वी कंसिडर ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वाई शुड वी नॉट कंसिडर अदर प्रोफेशनल्स, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमें वो क्वालिटी दे नहीं पा रहे बैंक ऑडिट्स वगैरह के अंदर जिस क्वालिटी की अपने को एक्सपेक्टेशन है, जो क्वालिटी अपने को चाहिए। बिकॉज जनरली यही होता है यार, बैंक ऑडिट में लोग मस्ती मस्ती में जाते हैं, वो आर्टिकल्स वगैरह को भेज देते हैं, वो जाते हैं मस्ती मस्ती में जाते हैं, वो क्लाइंट वहां पे खूब खातिरदारी वगैरह करता है और वैसे ही वहां बैंक ऑडिट खत्म हो जाता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, सारे सी फर्म्स ऐसा ही करते हैं, बट मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि यार बैंक ऑडिट्स के अंदर जो लोग जाते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं होता, या तो दे आर नॉट एफिशिएंट इनफ, या तो वो कैजुअली ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि आर्टिकल जा रहा है बैंक ऑडिट के लिए, उसको पता ही नहीं कि बैंक ऑडिट होता किस चीज के बारे में है, और जो सीनियर है वो सिखा के भेज नहीं रहा। और इंटर के सिलेबस में हमारा बैंक ऑडिट था नहीं, खाली फाइनल के सिलेबस में बैंक ऑडिट था। तो इंस्टीट्यूट को लगा कि भाई इंटर के सिलेबस में भी बैंक ऑडिट होना जरूरी है, ताकि आर्टिकल को भी पता हो कि बैंक ऑडिट है क्या, बैंक ऑडिट में करना क्या होता है। सो दैट इज वाई इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर में भी बैंक ऑडिट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब बैंक ऑडिट्स आपके दोनों लेवल्स में है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। बैंक ऑडिट्स आपके दोनों लेवल्स में है, सीए इंटर में बेसिक पार्ट है और फिर सीए फाइनल में आपका एडवांस्ड पार्ट है, बट दोनों जगहों पे यू हैव बैंक ऑडिट्स। ठीक है। चैप्टर अगेन बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजिली हंसते खेलते हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत जनरल ज्ञान कि भाई बैंक्स होता क्या है, व्हाट आर बैंक्स, व्हाट आर बैंक्स। तो बैंक्स क्या होती है? बैंक्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दोज कंपनीज विच डज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंक क्या होती है? जो देश में बैंकिंग का धंधा करती है, जो देश में क्या करती है, बैंकिंग का धंधा करती है। तो बैंक्स क्या होती है? जो देश में बैंकिंग का धंधा करती है। अब बैंकिंग क्या होता है? अब देखो ये चीजें ना मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। तो बैंक्स क्या करती है? जो देश में बैंकिंग का धंधा करती है। अब बैंकिंग क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग? तो मतलब बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग का मतलब होता है डिपॉजिट्स लेना। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना, रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस देना। डिपॉजिट्स लेना और एडवांसेस देना। तो बैंकिंग का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना। जो भी एडवांसेस लेती है ना बैंक्स, बैंक्स उसका दो, जो भी डिपॉजिट्स लेती है ना बैंक उसका दो चीज करती है, या तो इन्वेस्टमेंट करती है या तो एडवांसेस देती है। क्या करती है? या तो इन्वेस्टमेंट्स करती है या तो एडवांसेस देती है। ठीक है, दो ही चीजें करती है। या फिर देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल, there are other functions as well that is specified by the RBI itself. there are other functions as well. जैसे बैंक आज की तारीख में ढेर सारे अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करती है आपको। बैंक के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बैंक आपको और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक आपको आज की तारीख में और भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिमेट में ट्रेडिंग करना है, बैंक बोलती है अकाउंट खुला दो। पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है, बैंक बोलता है हम करके दे देते हैं। अरे लॉकर में पैसे रखना है, बैंक बोलता है हम आपको लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बैंक बोलता है हम आपके लिए पे कर देते हैं। तो बैंक आपके लिए और भी ढेर सारे सर्विसेज प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, तो बैंक का मेनली काम क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना एंड अदर फंक्शंस, एंड अदर फंक्शंस मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप बोल सकते हो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि बैंक आज की तारीख में क्या करता है? रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखना बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट्स लेना। डिपॉजिट्स लेकर या तो ये करेंगे इन्वेस्टमेंट, या तो ये देंगी एडवांसेस। ठीक है, अब तुम सोच के देखना, अब तुम सोच के देखना
अब या तो बैंक क्या कर रही है, एडवांसेस। अब डिपॉजिट्स क्या हो गया बैंक के लिए, लायबिलिटी, और एडवांसेस क्या हो गया बैंक के लिए, एसेट। इन सब में इन्वेस्टमेंट्स बैंक के लिए एसेट हो गया। इन सब में तुमको क्या लगता है हाईएस्ट रोम कहां है, डिपॉजिट्स लेने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में, या एडवांसेस देने में? हाईएस्ट रोम कहां है, एडवांसेस में। हाईएस्ट रोम कहां है, एडवांसेस में। दिस इज द एरिया जहां पे हाईएस्ट रोम इन्वॉल्व है। दिस इज द एरिया जहां पे हाईएस्ट रोम इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा रिस्क यहीं इन्वॉल्व है, दैट इज एडवांसेस में। बिकॉज आज बैंक पैसा दे रही है, कल को पैसा आए या ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक का पैसा खाकर बैठ जाते हैं, है ना, विजय माल्या। तो वी हैव विजय माल्या, वी हैव मैनी सच अदर पीपल, है ना। फिर कौन था, नीरव मोदी। तो पार्टिकुलरली देयर आर मैनी पीपल जो क्या करती है, बैंक का पैसा खा के बैठ जाती है। तो क्या पता पैसा आए या ना आए। कितने सारे फार्मर्स हैं, कितने सारे छोटे बिजनेसमैन हैं, कितने सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे। तो पता चला कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। एंड दैट इज वाई अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है ना बैंक ऑडिट का, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ एडवांसेस। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर कुछ होता है ना, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ एडवांसेस। बिकॉज यहां रिस्क होता है एनपीए का, यहां रिस्क होता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तुमने सुना होगा, ठीक है ना। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे रोम क्या होता है, हमेशा हाईएस्ट होता है। रोम इज ऑलवेज गोइंग टू बी द हाईएस्ट, ठीक है। तो अब देखना, स्टार्टिंग में सारी बेसिक बेसिक चीजें, सारी बेसिक बेसिक चीजें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बैंक्स, कि बैंक्स कितने तरीके के होते हैं, बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मतलब देखो 6 तरीके के बैंक्स होते हैं, कुल मिला के 6 तरीके के बैंक्स होते हैं। जो इजी चीजें होंगे ना उसमें अपन थोड़ा फास्ट जाएंगे, बिकॉज बहुत सिंपल है, इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। और फिर जो टेक्निकल चीजें आएंगे फिर अपन अकॉर्डिंगली उस स्पीड में जाएंगे। तो यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप्स के बैंक्स हैं। बोला एक है कॉमर्शियल बैंक्स, एक है रीजनल रूरल बैंक्स, एक है कोऑपरेटिव बैंक्स, चौथा है पेमेंट बैंक्स, पांचवा है डेवलपमेंट बैंक्स, और छठा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। 6 अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं। तो सबसे पहले बात करें कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स हैं, वो बैंक जिसको मैं और आप सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो when we talk about ICICI, when we talk about SDFC, when we talk about Axis Bank, ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स। ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा तुमको कौन से बैंक्स दिखाई देंगे, कमर्शियल बैंक्स। SDFC, ICICI, एक्सिस, यस बैंक, SBI। तो जनरली तुमको सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा, कमर्शियल बैंक्स। इसमें भी 2 कैटेगरीज होता है, या तो नेशनलाइज्ड होता है या इट इज नॉट नेशनलाइज्ड। इसमें भी 2 कैटेगरीज हो सकता है, कि या तो हो सकता है बैंक को नेशनलाइज किया हुआ है, या तो हो सकता है बैंक को नेशनलाइज नहीं किया हुआ है। तो इसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरीज पॉसिबल होता है। बट मेनली क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। और ये क्या करती हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स एंड ढेर सारे सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड ए रेंज ऑफ सर्विसेज। एक बार बैंक मैनेजर के साथ जाके बैठ जाना कि सर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो सुनते सुनते तुम थक जाओगे। वो फॉरेक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करेंगे, डीमेट भी करेंगे, एज ए एजेंट भी तुम्हारे लिए काम करके देंगे। तो पार्टिकुलरली दे डू ए लॉट ऑफ वर्क। आज की तारीख में तो ब्रोकर वगैरह का काम भी कर देते हैं वो। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज वो तुमको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बट इनका मेन फंक्शंस कौन से हैं, 2, डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना। उसके बाद क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स क्या होता है, तो अलग अलग जो ग्रामीण एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया जाता है कि वो जो रूरल एरियाज हैं वहां के लोगों के नीड्स को कैटर की जा सके, कि जो रूरल एरियाज है वहां के लोगों की नीड को कैटर की जा सके। तो जो अलग अलग विलेजेस होंगे, जो अलग अलग ग्रामीण एरियाज होंगे, वहां ये रीजनल रूरल बैंक सेट होंगे कि भाई वहां के जो लोग हैं, वहां के जो गरीब लोग हैं, वहां के जो रूरल कम्युनिटीज है, उनके एरियाज के नीड्स को कैटर किया जा सके, कि वहां के एरियाज की नीड क्या है।
अब जो कमर्शियल बैंक्स होता है ना वो देश में सबके लिए है, इट इज फॉर एवरीवन। जबकि जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, वो जो पार्टिकुलर जिस रूरल एरिया में वो सिचुएटेड है, वो वहां के लोगों के लिए खाली है, वो सिर्फ वहां के लोगों को नीड्स को पूरा करने के लिए है। जैसे महाराष्ट्र में वी हैव महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र में हमारे पास महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है जो यहाँ के विलेजेस वगैरह में सिचुएटेड है। पंजाब में वी हैव पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा में वी हैव त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद के अंदर यूपी के अंदर वी हैव इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में वी हैव आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। और यहाँ एग्जांपल दिया नहीं है बट यू कैन राइट कि महाराष्ट्र के अंदर यू हैव महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से अलग अलग रीजनल एरियाज में उनके अलग अलग बैंक्स होते हैं जो क्या करते हैं, वहां के जो गरीब लोग होंगे, वहां के जो रूरल एरियाज होंगे, वहां के नीड्स को वो क्या करेंगे, कैटर करेंगे। तो ये क्या होगा, रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स। अब ऑब्वियसली मैं और तुम इससे ज्यादा फैमिलियर है नहीं, वी आर नॉट सो फैमिलियर विद दिस बैंक्स, वी आर मोर फैमिलियर विद कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हो गया भाई, तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड दे वर्क म्यूचुअली एज पर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना हो तो कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल वही है, कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल वही है। बोला ये भी कमर्शियल बैंक की तरह काम करती हैं मगर इनके कुछ अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। ये भी कमर्शियल बैंक्स की तरह काम करती है मगर इनके कुछ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। और मेनली ये सिर्फ दो एरियाज में, दो सेक्टर्स में लोगों को असिस्ट करता है, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक रूरल सेक्टर। बोला कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं ये भी कमर्शियल बैंक की तरह होती हैं बट इनके कुछ अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं और मेनली ये दो ही एरियाज में लोगों की हेल्प करता है, या तो एग्रीकल्चरल सेक्टर या तो रूरल सेक्टर, या तो एग्रीकल्चरल सेक्टर या तो रूरल सेक्टर। तो बोला ये दो ही एरियाज है जहां पे ये क्या करता है, मेनली लोगों की हेल्प करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द रूरल सेक्टर। अब देखो जहां भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आए, जहां भी कोऑपरेटिव बैंक की बात आए, सबसे पहला स्टेट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए दैट इज गुजरात। क्योंकि जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो देश का सबसे पॉपुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, अमूल। देश का सबसे पॉपुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल कहां से, गुजरात। तो इसलिए जब भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए गुजरात। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। क्या दिया हुआ है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। दूसरा एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, राइट। तो पार्टिकुलरली सहकारी राज्य एंड क्या दिया हुआ है, सहकारी बैंक मर्यादित। तो अगेन 99% तो देखो चांसेस है, 99% तो क्या चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ठीक है पता होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट्स बैंक। अब नाउ पेमेंट्स बैंक आर समथिंग दैट हैज गेन्ड क्वाइट पॉपुलरिटी इन द कंट्री इन द रिसेंट टाइम्स। तो पेमेंट बैंक्स क्या होता है पता है, आधी अधूरी बैंक्स। व्हाट आर पेटीएम बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, दिस आर आधी अधूरी बैंक्स। मतलब ये सिर्फ आधा अधूरा काम कर सकती हैं। नॉर्मल बैंक्स के दो फंक्शन होते हैं, कौन से दो, डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना। लेकिन ये बैंक सिर्फ डिपॉजिट्स ले सकती हैं, एडवांसेस दे नहीं सकती हैं। ये बैंक सिर्फ डिपॉजिट्स ले सकती हैं, एडवांसेस दे नहीं सकती। दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, they can allow you savings account to open savings account, they can allow you to open current account, they can give you debit card, they can give you debit card। मतलब वो सारी चीजें जो डिपॉजिट रिलेटेड है, बट जो भी एडवांस देने वाली चीजें वो ये नहीं कर सकते। लोन्स ये लोग दे नहीं सकते, क्रेडिट कार्ड ये लोग इश्यू नहीं कर सकते। ये क्या करती हैं, सिर्फ पेमेंट लेने का काम करती हैं। जैसे देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट बैंक जो बना था, जो आज की तारीख में जिसका बैंड बज गया, पेटीएम, राइट। तो देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट बैंक, बट आज की तारीख में अगेन उसका बैंड बच चुका है, पेटीएम, ठीक है। तो पेटीएम वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक
वहां से वो पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ कि दे टुक द डिपॉजिट्स। वो क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, डिपॉजिट्स लेकर आपको आपका वॉलेट खोल के दे देते हैं, आपको डेबिट कार्ड इशू कर देते हैं, आप उससे पेमेंट कर सकते हो कहीं भी, बट वो आपको लोन वगैरह नहीं देते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट का भी एक पेमेंट बैंक सर्विस है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक्स। अब डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है भाई, तो बोला देखो, अब डेवलपमेंट बैंक जो होता है ना, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है। बोला फॉर एग्जांपल, अब मुंबई में मेट्रो बन रहा है, क्या बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो भाई अगर मुंबई में मेट्रो बन रहा है, तो जो कंपनीज मेट्रो बना रही है, तो भाई मेट्रो बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, छोटा मोटा पैसा नहीं चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। अगर आप मेट्रो बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, तो यू नीड ए लॉट ऑफ मनी, यू नीड ए लॉट ऑफ मनी। तो ये जो बैंक्स है ना, डेवलपमेंट बैंक्स, ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कराने के लिए। तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या करती हैं, ये फंड्स प्रोवाइड करती हैं सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कराने के लिए। अच्छा, मेट्रो लाइन लगाना है, ठीक है भाई, रोड्स लगाना है, ठीक है, ब्रिजेस बनाना है, ठीक है, हाईवेज बनाना है, ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या करती हैं, इन एंटिटीज को लोन देती हैं, उन कंपनीज को लोन देती हैं जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही हैं, जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं। और इन बैंकों में ना रिस्क बहुत होता है। रिस्क क्यों होता है, नॉर्मल जो लोन्स होता है ना, वो शॉर्ट टेन्योर के लिए होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। लेकिन ये जो डेवलपमेंट बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देती है ना, इनका टेन्योर कितना होता है पता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब इतना इतना लंबा टेन्योर होता है। और वो 20, 25, 30 साल के बाद भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो रिस्क बहुत होता है। तो नॉर्मल बैंक्स जो होती है ना, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, वो इतना रिस्क झेल नहीं सकती, तो इनके लिए अलग बैंक्स बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। जैसे आपने सुना होगा, देश का सबसे पॉपुलर जो डेवलपमेंट बैंक है, दैट इज इडबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इडबी के साथ इसका एक छोटा भाई भी है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एक तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट बैंक्स के 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक इडबी का छोटा भाई सिडबी, और एक आईएफसीआई। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स। और फाइनली आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम से पता चल रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये किनको फाइनेंस कर रहा है, छोटे लोगों को। ये किसको फाइनेंस कर रहा है, छोटे लोगों को, यानी unorganized sectors like small marginal farmers, small and micro business units। तो जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जो माइक्रो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, एसएमईज होते हैं, इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का काम मेनली इनको ही फाइनेंस करना होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या बोला है, दे आर सेट अप बाय द आरबीआई टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द अनसर्व्ड। मतलब भाई जिसका कोई नहीं है उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जिन गरीबों की और कोई हेल्प नहीं कर रहा, जिन फार्मर्स की और कोई हेल्प नहीं कर रहा, जो माइक्रो बिजनेस यूनिट्स है जिनका और कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हेल्प कर रहा है। एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो अगेन दिस इज समथिंग कि भाई मैं और आप फैमिलियर नहीं है, इसलिए इसका जो एग्जांपल रहेगा उससे भी मैं और आप फैमिलियर नहीं है। तो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 6 अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं। तो अब इसको याद कैसे रख सकते हो, 6 स्मॉल टाइप के बैंक हैं। तुम ऐसे याद रखो कि कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ मिलकर, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर पेमेंट रेस किया। तो क्या याद रख सकते हो कि कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स के साथ मिलकर और कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर पेमेंट्स रेस किया। उन्होंने क्या किया, पेमेंट रेस किया। तो कमर्शियल बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक हो गया,
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, पेमेंट बैंक्स हो गया। चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आई थिंक नॉर्मली भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद तुम्हारे क्लास 11 12 का जनरल ज्ञान दे दिया, तुम्हारा जो बिजनेस स्टडीज का ज्ञान था ना जनरल वाला, वो जनरल ज्ञान दे दिया। बोला बैंकिंग कंपनी में माई बाप कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग कंपनीज में, बैंक्स में माई बाप कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, बैंकों की मम्मी होती है, बैंकों की पापा भी होती है। बैंक्स हैव देयर मदर, बैंक्स हैव देयर फादर। मदर इज द आरबीआई एंड सीजी इज द फादर। तो बैंक के केस में मम्मी कौन होती है? आरबीआई। और बैंक के केस में पापा कौन है? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, घर को रेगुलेट कौन करके चलती है? मम्मी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी। वो क्लास 12 वाली बिजनेस स्टडीज वाली बातें रिवाइज करा रहे हैं तुमको। बोला आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं भाई? आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं? आरबीआई क्या करती है? देश के अंदर करेंसी के इश्यू को रेगुलेट करती है। आरबीआई क्या करती है? देश के अंदर करेंसी के इश्यूज को रेगुलेट करती है। करेंसी इश्यू करना किसका काम है? आरबीआई का। करेंसी के इश्यू को रेगुलेट करना किसका काम है? आरबीआई का। करेंसी को इश्यू करना आरबीआई का काम है, करेंसी के इश्यू को रेगुलेट करना किसका काम है? आरबीआई का। तुमने देखा होगा आज जो 100 का नोट चल रहा है ना, तुम 6 महीने बाद देखोगे वो 100 के नोट में थोड़ा सा रंग वगैरह बदल देंगे, थोड़ा सा कलर वगैरह बदल देंगे, थोड़ा डिजाइन वगैरह बदल देंगे। आज जो 500 का नोट चल रहा है, तुम 6 महीने बाद देखना वो थोड़ा सा रंग वगैरह बदल देंगे, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बदल देंगे, थोड़ा साइज छोटा बड़ा कर देंगे। वो क्यों करते हैं? वो आरबीआई करता है सारा। वो क्यों करता है आरबीआई? मजा आता है उसको, थोड़ा लुक वगैरह चेंज कर रहा होता है वो। तो बेसिकली उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है आरबीआई का, फेक करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए। वो आरबीआई क्यों कर रहा होता है? फेक करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए, कि बहुत ज्यादा फेक करेंसीज प्रिंट ना हो और बहुत ज्यादा फेक करेंसीज वगैरह प्रिंट होकर मार्केट में सर्कुलेट ना हो। तो उन सबको रोकने के लिए आरबीआई करता है। एक्टिंग एज ए बैंकर। और फिर तुमने बचपन में पढ़ा होगा वो क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में, आरबीआई बैंकर्स का बैंक है। आरबीआई बैंकर्स का बैंक है। तुम बैंक से पैसा मांगते हो, बैंक को पैसे की जरूरत हो तो वो किससे मांगे? आरबीआई से। आरबीआई किसकी हेल्प करती है? इट इज द बैंकर टू द अदर कमर्शियल बैंक्स। इट इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, कहां से मांगती है? आरबीआई। इट इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू द अदर कमर्शियल बैंक्स एंड द अदर बैंक्स। और बोला आरबीआई को जिम्मा दिया गया देश के अंदर कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी अदर बैंक्स हैं, सबको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। सबको रेगुलेट करेगा आरबीआई। कोई भी बैंक देश के अंदर कोई भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकता विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। कोई भी बैंक अगर बैंकिंग का धंधा करना चाहता है, या कोई भी बैंक कोई ब्रांच ओपन करना चाहता है, कोई भी बैंक अगर कोई बैंकिंग का धंधा करना चाहता है, या कोई भी बैंक अगर ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिएगा? आरबीआई से लाइसेंस चाहिएगा। क्या चाहिएगा? आरबीआई से लाइसेंस चाहिएगा। एंड आरबीआई के पास बैंक्स को इंस्पेक्ट करने का भी पावर होगा। ये सिंपल सी चीज है कि अगर आरबीआई बोले, अगर आरबीआई को लग रहा है कि यार आईसीआईसीआई बैंक में कुछ गलत हो रहा है, अगर आरबीआई को लग रहा है कि यार आईसीआईसीआई में कुछ गलत हो रहा है, तो क्या आरबीआई बोल सकती है मैं इंस्पेक्शन करूंगी? यस। क्या बैंक्स मना कर पाएंगी? नहीं। तो आरबीआई हैज द पावर टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक्स। तो ये सारी एकदम वो बचपन वाली चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, इनसे पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन वो। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। अब बैंकों के केस में ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है? तो बोला देखो भाई, बैंक एक बड़ा स्पेशल टाइप का एंटिटी होता है, और बैंकों के ऊपर ना ढेर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। बैंक के ऊपर ना ढेर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो बताओ कौन कौन से लॉज रेगुलेशंस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? जब तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, जब तुमने कुछ अच्छे पुण्य करे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो बैंकों के ऊपर बताओ कि भाई कौन से फ्रेमवर्क्स एप्लीकेबल होते हैं, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले बोला भाई बैंकों का अलग से एक्ट होता है। बैंकों का अलग से एक्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकों का अलग से एक्ट होता है जिसको क्या बोलते हो आप? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है जी। उसके बाद बैंक्स, काफी बैंक्स ऐसी होती हैं जो कंपनीज के फॉर्म में रजिस्टर्ड होती हैं।
काफी बैंक्स ऐसी होती हैं जो कंपनीज के फॉर्म में रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे आईसीआईसीआई वगैरह कंपनीज के फॉर्म में भी रजिस्टर्ड है। और अगर बैंक्स कंपनीज के फॉर्म में रजिस्टर्ड हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा। क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा। ओके, अब तुम एक चीज बताओ, सर मान लो बैंक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, कंपनीज एक्ट भी लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, कंपनीज एक्ट भी ऊपर भी लगेगा। तो सर अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और कंपनीज एक्ट में कल कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, क्या हो जाए? कॉन्ट्राडिक्शन, तो कौन जीतेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बिकॉज दिस इज ए स्पेसिफिक एक्ट। और कंपनीज एक्ट क्या हो गया? जनरल एक्ट। ठीक है जी, तो एक एक्ट कौन सा लग रहा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दूसरा एक्ट कौन सा लग रहा है? कंपनीज एक्ट। बोला देश का सबसे बड़ा बैंक कौन? एसबीआई। एसबीआई का अलग से एक्ट है, एसबीआई के लिए खुद का एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई का खुद का एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। बोला भाई देश का सबसे बड़ा बैंक कौन? एसबीआई। एसबीआई का खुद का एक्ट है। तो अब जो देश का सबसे बड़ा आदमी होगा, मान लो मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा आदमी है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनकी भी अलग से इज्जत होगी कि नहीं मार्केट में? उनकी भी अलग से इज्जत होगी। तो एसबीआई की अलग से इज्जत है, एसबीआई का अलग से एक्ट है, तो एसबीआई की सब्सिडरीज के लिए भी अलग से एक्ट बनाया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाए ईयर का तो एकदम सिंपल है, याद रखना स्टार्ट 1949 से हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेन एक्ट है वो सबसे पहले बनेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कंफ्यूजन में लिख के आ जाओ एसबीआई एक्ट 1949, या फिर तुम लिख के आ जाओ फिर दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959। बिकॉज लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यार सबसे पहले कौन सा आएगा? बैंकिंग का खुद का एक्ट 1949, फिर एसबीआई एक्ट 1955 और फिर सब्सिडरी वाला एक्ट 1959। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम कंफ्यूजन में, अरे सर वो कंफ्यूजन में ना अपने को उल्टा फुल्टा याद था, तो सब्सिडरी एक्ट 1955 लिख दिया और एसबीआई एक्ट 1959 लिख दिया। वैसा मत करना, बिकॉज अगेन वो लॉजिकल सी चीज है कि पहले एसबीआई एक्ट 1955 होगा फिर सब्सिडरीज एक्ट 1959 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने देखा होगा बैंकिंग कंपनीज में ना एक चीज बहुत कॉमन होता है, मर्जर्स एंड एमलगमेशंस। मर्जर्स एंड एमलगमेशंस आर वेरी कॉमन बिटवीन बैंक्स नाउअडेज। कि तुम देखते हो कि यार अलग अलग बैंक्स का एमलगमेशन हो रहा है, अलग अलग बैंक्स का मर्जर हो रहा है, बहुत सारी नेशनलाइज बैंक्स मर्ज हो कि एक हो रही हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर कर रहा है, कॉमन चीज हो गई है। तो बोला अगर एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर करेगा, अगर एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर करेगा तो उनके ऊपर लगेगा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, पहले ये एक्ट 1970 में आया, फिर दोबारा से ये एक्ट 1980 में आया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। तो पार्टिकुलरली वो दो बार अमेंड होके आया, बट इंस्टीट्यूट ने उसको दो अलग अलग दिया हुआ है। वैसे तो अपने लिए 1980 वाला ही रेलिवेंट होगा, बट इंस्टीट्यूट ने वो दो अलग अलग दिया हुआ है। तो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। फिर बोला जो 6 बैंक्स थे ना अलग अलग टाइप के, उसमें जो रीजनल रूरल बैंक था, उसमें जो रीजनल रूरल बैंक था उनका भी एक अलग से एक्ट होगा, आरआरबी एक्ट 1976। आरआरबी एक्ट 1976, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। फिर मैंने तुमको क्या बोला था कि बैंक सबसे ज्यादा क्या करती है? आईटी को यूज करती है, तो आईटी एक्ट उनके ऊपर लगेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इनके ऊपर क्या लगेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 1959, 1970, 1980 लिख के मत आ जाना सर कंफ्यूजन हो गया था। अरे भाई आईटी आया ही 2000 में, तुम ऐसा याद रखो आईटी तो आया ही 2000 की सदी में, तो दैट इज वाई आईटी एक्ट 2000। ठीक है, फिर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी मतलब जो तुमने काला धन कमाया, जो तुमने काला धन कमाया उसे तुम क्या कर रहे हो? व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है पता है? धोना। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना, क्लीन करना, कि कपड़े की साफ सफाई होती है ना, इसलिए नाम दिया मनी लॉन्ड्रिंग, कि काले मनी को, जो तुमने ब्लैक मनी कमाया है उसको लॉन्ड्री करके तुम क्या कर रहे हो? व्हाइट कर रहे हो।
द मनी यू आर अर्निंग फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जो पैसा तुम मर्डर करके कमा रहे हो, किडनैपिंग करके कमा रहे हो, गांजा सप्लाई करके, ड्रग्स की स्मगलिंग करके, किडनैपिंग करके, एग्जॉर्शन करके, तो उन सारे पैसे को तुम क्या कर रहे हो, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब लॉजिकल सी चीज है, पैसे का जो भी फ्लो होगा, अगर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, याद रखना द मनी हैज टू कम टू बैंक, द मनी हैज टू कम टू बैंक। तो जो भी बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है वो पक्का आके अपने पैसे को बैंक में जमा कराएगा। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है ना, तो सबसे एक्टिव बैंक को रहना होगा। बैंक हैज टू बी द मोस्ट एक्टिव टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगता है, इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी लगता है। रादर मैं तुमको बताऊं, जो बैंक तुम्हारा केवाईसी लेती है ना, केवाईसी नो योर कस्टमर, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉमला एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो बैंक तुमसे केवाईसी लेती है, दैट इज द रिक्वायरमेंट गिवन इन द पॉमला एक्ट। वो पॉमला एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि बैंक को तुम्हारा केवाईसी लेना होगा टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद एक बहुत प्यारा एक्ट दिया हुआ है, सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। प्यार से इस एक्ट को बुलाते हैं, लीगली रिकॉग्नाइज शॉर्ट फॉर्म है सरफासी एक्ट, सरफासी एक्ट 2002। तो इट्स a legally recognized short form, it's a legally recognized short form, Sarfasi Act 2002, that is securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। ठीक है, अब ये जो सेक्यूरिटाइजेशन एक्ट है, ये जो सेक्यूरिटाइजेशन एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब देखना, अब ये बेसिकली ये जो सरफासी एक्ट है, ये किस चीज के बारे में है? ये बैंक्स, ये तुम बोल सकते हो, तुमने अगेन बहुत अच्छा वर्ड दिया एक्चुअली, कि दिस एक्ट तुम इसको बोल सकते हो वसूली एक्ट। सरफासी एक्ट को तुम नाम दे सकते हो वसूली एक्ट। क्या नाम दे सकते हो? वसूली एक्ट। मतलब सरफासी एक्ट में क्या होता है पता है? बैंकों के पास पावर है कि अगर तुमने बैंक के पैसे वापस नहीं दिए, तो बैंक तुम्हारा एसेट बेचकर पैसा रिकवर कर सकती है। जो सिक्योरिटी तुमने बैंक को दी है, उस सिक्योरिटी को बेचकर बैंक क्या कर सकती है? पैसा रिकवर कर सकती है। तो सरफासी एक्ट बैंक्स को पावर देता है। सरफासी एक्ट क्या देता है? बैंक्स को पावर देता है। क्या हो गया वहां पे? कुछ हो गया, कॉकरोच आ गया। तो सरफासी एक्ट क्या करता है? बैंक्स को पावर देता है कि अगर बोरोवर पैसा वापस ना दे तो क्या कर सकता है बैंक? पैसे रिकवर कर सकता है सिक्योरिटी को बेचकर। उसके बाद आता है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तुम देखो भाई, जितने ट्रांजैक्शन बैंक्स में होता है ना, शायद ही किसी एंटिटी में होता होगा। दुनिया भर के बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, नेफ्ट, बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए एक अलग से एक्ट लगता है उनके ऊपर, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं, ये लिस्ट भी जो इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, वो इनकम्प्लीट है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट का तो नाम इंस्टीट्यूट देना ही भूल गया। ठीक है, फेमा भी लगेगा, बट फेमा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फेमा भी लगेगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, मतलब आई डोंट नो इंस्टीट्यूट कैसे भूल गया नाम देना। एक आरबीआई एक्ट 1934, और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये जो कोड है, ये तो और कमाल का है भाई। ये जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इस कोड ने तो बैंक को सुपर पावर्स दे दिया है। इस कोड ने बैंक को पावर दिया है कि अगर कोई भी बोरोवर बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है, बैंक के पास पावर है कि बैंक एनसीएलटी के पास पेटिशन दे सकता है
और उस बोरोवर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकता है। तो ये जो कोड है इसके अंदर बैंक को पावर मिलता है कि अगर कोई भी बोरोवर बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहा तो पार्टिकुलरली बैंक एनसीईआरटी को पेटिशन दे सकता है और एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट कर सकता है दैट द बोरोवर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि यार ये बोरोवर पैसा वापस दे नहीं रहा, मतलब कंगाली आ गई है, इसके पास पैसा वैसा है नहीं, तो इसके सारे एसेट बेचो, इसका बिजनेस बंद करो और बिजनेस वगैरह बंद करके हमारे पैसे में दिलवा दो। तो ये सारे अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है जो बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। और फिर बोला बैंक ऑडिट में ना अलग अलग प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट भी आप इशू करते हो। क्या करते हो? अलग अलग प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करते हो। जैसे आप जब स्टैट ऑडिट कर रहे हो तो आप कौन सा रिपोर्ट इशू करते हो? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस 700, 705, 706। आप जब टैक्स ऑडिट करते हो तो कौन सा रिपोर्ट इशू करते हो? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। अब स्टैट ऑडिटर और कौन सा रिपोर्ट इशू करता है? याद रखना, स्टैट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो ओपिनियन देता ही देता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर भी ओपिनियन देता है। तो वी ऑल्सो हैव रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी। We also have reporting on IFC as per section 143 subsection 3 clause I. We also have reporting on IFC as per section 143 subsection 3 clause I. तो कौन से 3 रिपोर्ट्स हो गए? स्टैट ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी। अब देखो, नॉर्मल कंपनीज में आप स्टैट ऑडिट रिपोर्ट जब इशू करते थे सेक्शन 143 में तो एक रिपोर्टिंग और इशू करते थे, कारो। लेकिन कारो हमने डिस्कस किया था कि इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स। अब कारो बैंक्स के ऊपर क्यों नहीं लगता था? कारो बैंक्स के ऊपर इसलिए नहीं लगता था बिकॉज बैंक्स के अंदर दे हैव ए लफार रिपोर्टिंग, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो तुम बोल सकते हो इट इज द सब्सटीट्यूट ऑफ कारो इन बैंक्स, इट इज द सब्सटीट्यूट ऑफ कारो इन बैंक्स। कि लफार क्या होता है? क्वेश्चनर की तरह होता है। लफार क्या होता है? क्वेश्चनर की तरह होता है, और वो सारे क्वेश्चंस आरबीआई स्पेसिफाई करके देता है, और एज ए ऑडिटर हमें क्या करना होता है? वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो लफार इज लाइक ए क्वेश्चनर, आरबीआई लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है, और एज ए ऑडिटर हमें क्या करना पड़ता है? उन क्वेश्चंस को आंसर देना होता है। तो लफार रिपोर्टिंग, ठीक है जी। तो कौन से 4 रिपोर्ट्स हो गए? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी, ठीक है जी। उसके बाद तुमने बचपन में क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि बैंक को ना एक सर्टेन लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर मेंटेन करना होता है। यार कि कल को अचानक से बहुत सारे लोग बैंक के पास एक साथ पैसे मांगने चले जाए तो बैंक ये तो नहीं बोल सकता ना, अरे यार मैंने तो सोचा नहीं था तुम लोग इतने सारे लोग एक साथ पैसे लेने आ जाओगे, तो आज नहीं है पैसे, कल आना, परसों आना। बैंक ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? एनी टाइम अपने पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रखनी होगी। बैंक विल हैव टू कीप सम एक्स्ट्रा लिक्विडिटी विद इटसेल्फ। तो इसलिए बैंक को ना एक एसएलआर रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई करना रहेगा। क्या कंप्लाई करना रहेगा? एसएलआर रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई करना रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि बैंक के पास खजाना होता है। क्या होता है बैंक के पास? खजाना। बैंक हैज ए लॉट, बैंक हैज ए ट्रेजर विद इटसेल्फ, बिकॉज पब्लिक का सारा पैसा किसके पास होता है? बैंक के पास। पब्लिक का सारा पैसा किसके पास होता है? बैंक के पास। तो बैंकों को ना क्या करना होता है? एक ट्रेजरी ऑपरेशन होता है, ट्रेजरी ऑपरेशन। ट्रेजरी ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है? हर ब्रांच को ना लिमिट दिया रहता है कि भाई कितना कैश तुम अपने पास रख सकते हो और कितना कैश तुमको आगे रेमिट करना पड़ेगा, आरबीआई को भेजना पड़ेगा। तो हर ब्रांच का एक लिमिट होता है, हर ब्रांच का एक बैंक का लिमिट होता है कि डेली बेसिस में जितना भी कैश आएगा, ऐसा नहीं है तुम ब्रांच में ही रखोगे, जितना भी कैश आएगा इतना लिमिट तक तुम रखना, इसके ऊपर का लिमिट होगा तो आगे भेज देना, हेड ऑफिस में भेज देना, आरबीआई में भेज देना। तो एक लिमिट होता है कि खजाने को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल द ट्रेजरी। तो उसका भी गाइडलाइंस होता है कि आप ट्रेजरी को कैसे हैंडल करोगे, कितना पैसा अपने पास रखोगे, कितना पैसा आगे भेज दोगे। तो हमें यह भी रिपोर्ट करना होता है कि बैंक का जो भी ट्रेजरी ऑपरेशन है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है कि नहीं है। हमें यह भी रिपोर्ट करना होता है कि बैंक का जो भी ट्रेजरी ऑपरेशन है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। फिर देखना, मैंने क्या बताया था, बैंक का मेन 2 काम होता है। कौन सा 2? डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना। देखो भाई, अब जब बैंक डिपॉजिट्स लेती है, एडवांसेस देती है, तो इसका एक रेशियो निकलता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्या बोलते हैं? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर डिपॉजिट्स एडवांसेस से ज्यादा है
तो वो बन जाएगा फेवरेबल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। और अगर जो तुम्हारे एडवांसेस हैं, क्रेडिट्स हैं, वो डिपॉजिट से ज्यादा है, तो वो बन जाएगा एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब नॉर्मली क्या होता है पता है, जैसे मैं बात करूं, सपोज तुम एक सिटी की बात करो, मुंबई की बात करो, दिल्ली की बात करो, मेन मेट्रोस की बात करो, तुम देखोगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो फेवरेबल है अच्छे बैंकों में। तुम क्या देखोगे? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो फेवरेबल है। बट अगर तुम किसी विलेज वगैरह में जाओगे ना, तो मोस्टली तुम ये देखोगे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है। क्योंकि विलेजर्स क्या होगा, वो पैसा खुद तो जमा कराएंगे नहीं। तुमको क्या लगता है कि गांव में जितने लोग हैं सब लोग पैसा जमा कराएंगे? नहीं, बट लोन सबको चाहिए। तो प्रैक्टिकली वहां क्या होगा, तुम देखोगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है। तो तुमको रिपोर्ट करना है कि रूरल एरियाज में कहां कहां बैंक का क्रेडिट रेशियो एडवर्स है, कहां कहां क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है। क्या रिपोर्ट करना है तुमको? कि कहां कहां बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है। ठीक है। और फाइनल पॉइंट बोला, याद रखना, देखना, एक है अपने घोष बाबू और एक है अपने जिलानी बाबू। क्या बोला मैंने? एक है अपने घोष बाबू, एक है अपने जिलानी बाबू। ठीक है जी। एक है अपने घोष बाबू और एक है अपने जिलानी बाबू। अब घोष बाबू ने क्या किया पता है? घोष बाबू ने क्या किया? घोष बाबू बहुत ज्ञानी है। घोष बाबू क्या है? बहुत ज्ञानी है। नाम से पता चल रहा है ना, जी फॉर घोष, जी फॉर ज्ञानी, कि घोष बाबू क्या है? बहुत ज्ञानी है। तो कंपनी, बैंक में फ्रॉड्स ना हो, बैंक में फ्रॉड्स ना हो, बैंक में फ्रॉड्स ना हो। तो इसीलिए घोष बाबू ने ना बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरीके से बैंक्स फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकती है, किस तरीके से बैंक्स क्या कर सकती है, फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकती है। तो एक घोष कमेटी है, एक घोष कमेटी बना था जिसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि किस तरीके से बैंक्स फ्रॉड से बच सकती है, किस तरीके से बैंक्स फ्रॉड्स वगैरह से बच सकती है, किस तरीके से बैंक्स में फ्रॉड ना हो, बैंक्स कैसे इंश्योर कर सकती है। ठीक है जी। और एक है जिलानी कमेटी, जिलानी बाबू। जिलानी नाम से पता चल रहा है, जिलानी जलते हैं ये। जिलानी क्या करते हैं? ये जलते हैं ये। तो जो जलता है वो क्या करता है? तुमसे कोई जलता है, क्या बोलेगा वो तुम्हारे घर में? अरे ये सही नहीं है, ये बाहर जाके मस्ती खोर है, ये है वो है, कंट्रोल लगाओ, इसके ऊपर कंट्रोल लगाओ। जो तुमसे जलता है ना, वो खाली तुम्हारे ऊपर कंट्रोल लगाने की बात करेगा। जो तुमसे जलेगा ना, वो खाली तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल लगाने की बात करेगा। तो ये जिलानी बाबू यानी जिलानी कमेटी, जिलानी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे अच्छा करना है। जिलानी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था? इंटरनल कंट्रोल्स कैसे अच्छा करना है। तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा कि जो भी घोष कमेटी की रिकमेंडेशंस थी फ्रॉड के बारे में, या जो भी जिलानी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कंट्रोल्स के बारे में, जो भी घोष कमेटी की रिकमेंडेशंस थी फ्रॉड के बारे में, या जो भी जिलानी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कंट्रोल्स के बारे में, उसका स्टेटस क्या है। बैंक उन रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बैंक उन रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो पार्टिकुलरली क्या हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए। एक तरफ एक ये घोष बाबू जिलानी बाबू, यानी घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी, घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी। उसके अलावा क्या है? जिलानी ने क्या बोला? कंट्रोल्स। तो एक पॉइंट अलग से भी आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स हो गए। और फाइनल टॉपिक आज का, पैक्युलरिटीज इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट। बोले बैंक ऑडिट में कौन कौन सी पैक्युलरिटीज इन्वॉल्व है, क्या क्या खासियत है बैंक ऑडिट का, क्या क्या स्पेशलिटीज है बैंक ऑडिट का। तो भाई सिंपल से 5 पॉइंट्स दिए हैं। बोला देखो भाई, जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंक में होता है ना, जल्दी से किसी दूसरे इंडस्ट्री में नहीं होता। जितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंक्स में होते हैं और जितने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस बैंक में होते हैं, जल्दी से किसी और इंडस्ट्री में नहीं होता। तो इसका एक फीचर क्या है? हाई वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक फीचर क्या है? हाई वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा भाई, जितने ब्रांचेस बैंक के होते हैं, जल्दी से किसी और का नहीं होता। एसबीआई के देश में 1000 से ऊपर ब्रांचेस हैं, तो जितने ब्रांचेस बैंक के होते हैं, जल्दी से उतना किसी का नहीं होता। तो दे हैव ए वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स नेटवर्क। बैंक का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, बैंक के ब्रांचेस दुनिया के कोने कोने में होते हैं। जो बड़े बैंक्स हैं उनका तो ब्रांचेस दुनिया के कोने कोने में है। तो बैंक का जो ब्रांचेस होता है वो दुनिया के कोने कोने में होता है या देश के कोने कोने में होता है। दे हैव ए वाइड नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है। उसके बाद बैंक जो होती है भाई साहब,
जितने प्रोडक्ट्स बैंक ऑफर करती हैं, जितने सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती हैं, शायद ही उतना कोई और प्रोवाइड करता हो. दे प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज. तुम जिस सेक्टर का नाम लो, बैंक सब में है. फिर बैंक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करती हैं. वी ऑल नो दैट कि बैंक क्या करती हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करती हैं. एंड फाइनली बैंक की एक मम्मी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है. बैंक की एक मम्मी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो हमेशा डंडा लेके खड़ी होती है. कौन है वो? आरबीआई. यानी देयर इज a strict vigilance by the banking regulator. There is a strict vigilance by the banking regulator. तो strict vigilance है, strictness है by the banking regulator. तो 5 पैक्युलरिटीज दिए बैंक ऑडिट के. कौन से 5? Huge volume and complexity of transactions, wide geographical spread of bank's network, large range of products and services, extensive use of technology, strict vigilance by the banking regulator. तो सिंपल सिंपल 5 टॉपिक्स हैं. तो जो आज हमने देखा, मतलब ये बैंक ऑडिट का एकदम स्टार्ट है. तो सिंपल सिंपल 5 टॉपिक्स हैं कि तुमने अगर बहुत अच्छे पुण्य किए हैं जीवन में, तो इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का. बट इन टॉपिक्स को भी इग्नोर मत करना. कभी कभी अपन क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं कि यार ये कौन पूछेगा, और पता चलता है इंस्टीट्यूट यहीं से पूछ रहे हैं. तो बाकी कल तो आई थिंक क्लास है नहीं ऑडिट का, तो अगेन फिर अपन परसों मिलते हैं.